हेलो नमस्ते, मैं जयंती वागधरे। आज का ये पॉडकास्ट जो है वो सीधे आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में ना ही हम सिर्फ होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे हैं, पर उसके साथ हम योगा के बारे में भी बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेस्ड प्रसिद्ध होम्योपैथी चैन नम्मा होम्योपैथी, इन्होंने ना ही केवल क्रॉनिक डिजीजेस ट्रीट किए हैं, पर वो इस तरह से ट्रीट किए हैं कि जहां ना कोई साइड इफेक्ट्स, ना कोई केमिकल्स और ना ही किसी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है। नम्मा होम्योपैथी के डॉक्टर डॉक्टर साक्षी और योगा एक्सपर्ट सपना पैल, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साक्षी, हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी संख्या अब बढ़ते जा रही है कि एक ज़माने में ये कहीं दिखाई नहीं देते थे और आज के दिन इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। ऐसे भी हो सकता है शायद इसके बारे में लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं थी और अभी अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है। मुझे एक्चुअली माइग्रेन के बारे में बात करनी कि माइग्रेन भी वन ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज़ ऐसे कंसिडर किया जा सकता है? यस। जैसे आपने कहा कि पहले लोगों को नहीं पता था। पहले लोगों को ये चीज़ें वेरी फ्रिक्वेंटली होती भी नहीं थी। करेक्ट। ये जो बीमारियां है, माइग्रेन हो गए, बाकी इंसोम्निया हो गया, डिप्रेशन, वी विल टॉक, ये सारी बीमारियां पहले इतने काउंट में नहीं होता था, पेशेंट में हम नहीं देखते थे। तो अभी जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहा है, क्वालिटी ऑफ लिविंग भी बदल रहा है सब लोगों का, उस हिसाब से मोस्टली डिसीज भी चेंजेस हो रहे हैं। डिसीज का जो पहले के ज़माने में थे, व्हाट वी यूज्ड टू सी बिफोर 15-20 इयर्स, वैसे अभी रह नहीं। इसलिए ये माइग्रेन, इंसोम्निया ये ज़्यादा हमको सुनने मिलता है। सो माइग्रेन इज़ काइंड ऑफ अ हेडेक, जो हम सिर दर्द बोलते हैं। करेक्ट। बहुत फ्रिक्वेंटली सिर दर्द होना, एक ही टाइम पे रोज़ रोज़ सिर दर्द होना। और ऐसे भी है कि माइग्रेन बहुत पेशेंट्स सफ़र करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा लाइट में जाते हैं, एक पर्टिकुलर ओडर, स्मेल उनको आया, तब उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। बहुत वेदर चेंजेस की वजह से, लाउड म्यूज़िक की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से माइग्रेन होता है। और वो फ्रीक्वेंट एपिसोड्स, नॉट फॉर 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, बट मोर देन 2 to 3 मंथ्स ये फ्रीक्वेंट एपिसोड चलता है। इसके लिए हम बोलते हैं इसको माइग्रेन होता है। इट्स नॉट जस्ट कि सर दर्द हो रहा है। सर दर्द के भी बहुत प्रकार है, जैसे माइग्रेन के भी बहुत प्रकार हमने देखे हैं। क्लस्टर हेडेक होता है, टेंशन हेडेक होता है, साइनस हेडेक होता है। साइनस हेडेक में क्या होता है कि जो तुम्हारे नोज के आजू बाजू के साइनस अगर म्यूकस से भर गए, उसकी वजह से हेडेक होना। करेक्ट। बार बार तुमको हैवीनेस फील होना नोज के एरिया में, या हेड पे, सेंटर ऑफ द हेड, वन साइड ऑफ द हेड, ये जो हेडेक होते हैं फ्रिक्वेंटली, उसको हम बोलते हैं माइग्रेनल हेडेक्स। करेक्ट। ये मोस्टली हमारे पेशेंट्स में बहुत बार हमने देखा है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अभी उसकी रीजंस भी ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉपर ईटिंग में टाइम पे खाना नहीं खाना, या ये सब की चीज़ों की वजह से ये डिसऑर्डर्स बॉडी में ज़्यादा दिखते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ट्रिगर माइग्रेन? मतलब माइग्रेन की वजह से और भी कुछ चीज़ें एडिशनल हमें हो सकती है क्या? यस। मतलब। यस। कैसे होता है, माइग्रेन इज़ अ वेरी ह्यूज टर्मिनोलॉजी, बहुत बड़ा चीज़ है कि उसकी वजह से भी हमको बीमारियां हो सकती है, और कोई ऑलरेडी बीमारियां है बॉडी में, उसकी वजह से पेशेंट माइग्रेन में एंड अप कर सकता है। So it is also a disease which is caused by other disease, हम्म। or it may caused by diseases also. So risk factors जब हम बात करते हैं तो mostly females are prone to have migraine. हम्म। उसके बाद हम बोलते हैं कि वेदर चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जैसे थंडरस्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गए, बिजली का ज़्यादा कड़कना बारिश के टाइम पे। सो जो लोग बहुत सेंसिटिव है, या जिनके जेनेटिक हिस्ट्री में भी उनको माइग्रेन्स का था, उनके फैमिली हिस्ट्री में वगैरह, वो ज़्यादा अफेक्ट हो करते हैं। हम्म। सो जब मेरे पास जब एक पेशेंट्स आते हैं हमारे, जो उनको कंटिन्यू माइग्रेन सिर्फ रेनी सीजन में ही होता है, ओनली रेनी सीजन और इन समवट विंटर। उसके बाद उनको समर सीजन में
माइग्रेन की परेशानी नहीं होती। तो ऐसे भी टाइप्स होते हैं माइग्रेन के। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स इसकी बहुत सेंसिटिव ओडर की वजह से होना, बाहर जाते टाइम डस्ट वगैरह से कोई एलर्जिक होगा उस हिसाब से। और बाकी रिस्क फैक्टर्स जैसे है कि किसी इंसान को ऑलरेडी डिप्रेशन में होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर्स रहेगा, मेंटल डिसऑर्डर्स हम जिनको बोलते हैं, दोज आर प्रोन टू हैव माइग्रेन्स। प्लस जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, मतलब हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं बीपी जिनको है, उनको माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ जिनको है, थायराइड, हाइपोथायराइड में हम देखते हैं उनको माइग्रेन्स होते हैं। फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एपिसोड्स ऑफ हेडेक, और उसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि पहले माइग्रेन को माइग्रेन की तरह ना देखते हुए एक साधारण सा सिर दर्द कहते हैं, तो उसके लिए एक नॉमिनल एक आधा पेन किलर ले लिया, हेडेक की दवाई ले ली, तो वो नॉमिनल नहीं जाता है, उसका रूट कॉज पेशेंट्स देखते नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर माइग्रेन को अगर हमने सही टाइम पे ट्रीट नहीं कर पाए, तो उसके बाद इट विल एंड अप इनटू इंसोम्निया, जिसको हम बोलते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स, कि नींद नहीं आना, प्रॉपर नींद नहीं होना, या एक 5-10 मिनट के लिए भी एक नैप ले लिया तो पेशेंट इज़ फाइन, ये सारी चीज़ें हो जाती है इंसोम्निया। सो जो भी डिसीज़ पेशेंट को है, पेशेंट को वो डिजीज़ का नॉलेज होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है, और उसके ऊपर सही मेडिकेशंस लेना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो जो डिसीज़ भी हो उस वो कॉम्प्लिकेशन में भी ना एंड अप हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनकी ख़राब ना हो। इसके लिए हम बोलते हैं कि होम्योपैथी द नेचुरल वे ऑफ हीलिंग है, कि उस हिसाब से तुम्हारा माइग्रेन हो या मेंटल डिसऑर्डर्स हो, जो हम बोलते हैं कि साइकोसोमैटिक, मतलब पहले तुम्हारे माइंड लेवल को अफेक्ट होता है, उसके बाद तुम्हारे फिजिकल लेवल पे वो चीज़ें हमको दिखती है, वो टाइप में हम आपको ट्रीट करते हैं। पेशेंट्स को हम उस हिसाब से ट्रीट करते हैं कि जब हमारा रूट कॉज ही उनसे मिट जाए डिसीज़ का। करेक्ट, करेक्ट। और सपना जी, मतलब किस तरह से हम इसे योगा से ट्रीट कर सकते हैं माइग्रेन को स्पेशली, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट होता है? माइग्रेन के लिए ऐसे स्पेसिफिक डाइट ऐसे कुछ नहीं है, मतलब जो मैंने बोला कि बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट है। एंड देन थोड़ा रिलैक्सिंग पोजेस होता है, जैसे शवासना है, बालासना है, चाइल्ड्स पोज। तो ये सारे पोजेस में हम लोग जब 5 मिनट्स 10 मिनट्स एवरीडे रिलैक्स करते हैं ना, तो माइग्रेन प्रॉब्लम में थोड़ा सा ये आता है। एंड देन थोड़ा इन्वर्शन पोजेस, थोड़ा प्रसरित पादोत्तनासना है, उत्तनासना है, तो ये सब करने से ब्लड सर्कुलेशन अपने सिर के तरफ ज़्यादा जाता है, तो उसके वजह से भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये एकदम हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके अपने पूरे बॉडी को काम करता है। तो अगर आपको इंसोम्निया है या फिर डिप्रेशन, माइग्रेन इश्यूज़ है, तो आप इवन आपके लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अस्थमा पेशेंट्स भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या करना है, इनहेल करो डीप एंड स्लो फ्रॉम योर नोज़। अभी होल्ड फॉर 4 काउंट्स, 1 2 3 4. Exhale deep and slow. Again hold for 4 counts. 1 2 3 4. वापस inhale. 1 2 3 4. Exhale. 1 2 3 4. तो ये हमें 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम लोग 4 का 8 काउंट्स होल्ड करेंगे, जैसे डीप इनहेल होल्ड फॉर 8 काउंट्स एंड देन डीप एक्सेल होल्ड फॉर 8 काउंट्स। फिर आप 12 काउंट्स करो, फिर 16 20। तो ये आप जैसे काउंट्स बढ़ाते जाओगे आपके लंग कैपेसिटी उतना इम्प्रूव होता जाएगा। तो अभी हम लोग और एक रिलैक्सिंग पोज कर रहे हैं। ये सिर्फ सियाटिका के लिए नहीं, माइग्रेन, डिप्रेशन, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसमें आप ऐसे रिलैक्सिंग नॉर्मल भी आप ये रिलैक्सिंग पोज में एवरीडे 5 to 10 मिनट्स रिलैक्स कर सकते हो। इसका नाम है बालासना या चाइल्ड्स पोज बोलते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट आपको वज्रासना में बैठना है। तो वज्रासना में आप पहले स्टार्ट करो। इसमें हल्का सा अपने नीज में डिस्टेंस रखो एंड देन अपने पाम्स को जितना हो सके आगे की तरफ पुश करना है, आर्म्स को लेंथन करना है एंड टच योर फोरहेड ऑन द मैट। तो ये पोज में आपको रिलैक्स करना है नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए फॉर 5 मिनट्स।
सो नेक्स्ट वन हम लोग भ्रामरी प्राणायामा करेंगे. सो इसमें हम लोग पूरे अपने नर्वस सिस्टम को क्लेंस कर रहे हैं. अपने मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भ्रामरी प्राणायामा किया जाता है. तो उसके लिए हम लोग अपने आँखें और ईयर्स को क्लोज करेंगे सो दैट नो लाइट एंड साउंड पास थ्रू. इनहेल करना है नॉर्मली अपने नोज से एंड एक्सेल करते वक्त हमिंग साउंड करना है अपने माउथ से. तो लेट्स स्टार्ट. इनहेल. तो ये आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है. सो नेक्स्ट वन हम लोग और अनुलोम विलोम और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं. तो इस अनुलोम विलोम अपने जो बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ है सबको क्लेंस करता है. तो ये आइडियल नंबर है 108 आपको करना चाहिए, बट आप 5 मिनट्स के लिए एवरी डे कर सकते हो. एंड देन ये अनुलोम विलोम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. तो आप भले प्रेग्नेंट हो, आपका पीरियड्स चल रहा है, कोई भी एज ग्रुप वाले ये आराम से कर सकते हैं. इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. तो ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के लिए ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रल विथ योर राइट थंब. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल. अभी दोनों नॉस्ट्रल को ब्लॉक करके 4 काउंट्स होल्ड करेंगे. 1 2 3 4. एक्सेल फ्रॉम राइट. इनहेल फ्रॉम राइट. Block both the nostril, hold for 4 counts. 1 2 3 4. Exhale from left. Inhale from left. Block, hold. 1 2 3 4. Exhale from right. Inhale from right. Block, hold. 1 2 3 4. Exhale from left. तो ये हमें डेली 5 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट. तो अभी हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे जो अपने थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है. माइग्रेन, डिप्रेशन में भी ये बहुत यूज़फुल है. तो ये हमको 5 टाइम्स करना है. तो अभी मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगी. बैक स्ट्रेट, सिट टॉल विथ योर बैक स्ट्रेट. हाथ ध्यान मुद्रा में. जॉइन द टिप ऑफ योर इंडेक्स एंड योर थंब फिंगर. नाउ डीप इनहेल फ्रॉम योर नोज. रिलैक्स. तो ये आपको एटलीस्ट 5 to 11 काउंट्स एवरी डे करना है बिफोर स्लीपिंग. तो इससे आपका नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है. एंड देन आपके थायराइड, आपके डिप्रेशन और माइग्रेन प्रॉब्लम्स में भी ये हेल्प करता है. तो जैसे हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा माइग्रेन की वजह से भी बाकी के डिजीजेस हो सकते हैं जिसमें इंसोम्निया का आपने नाम लिया. तो ऐसे वियर्ड केसेस भी आपके पास आए हैं जहाँ पे लोग रात रात भर नहीं सो पाते और जी. बिकॉज ऑफ माइग्रेन उनको इंसोम्निया हो गया और उसके बाद में हाउ 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 यू गाइस ट्रीट देम, इस बारे में कुछ? यस, बहुत सारे केसेस है. जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल का लाइफस्टाइल जो है इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, फुल ऑफ कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल हो गया है. सब लोग आगे बढ़ने के इसमें कॉम्पिटिटिव के वर्ल्ड में दे आर लूजिंग देयर सेल्फ, आई से. सो व्हाट हैपन्स कि माइग्रेन जब ट्रीट नहीं होता है तो उसका एक सेकंड है कि इंसोम्निया. इंसोम्निया इज लाइक ए स्लीप डिप्रेवनेस. उसमें होता क्या है, एक तो आदमी बिल्कुल भी नहीं सोता है और हार्डली ही विल स्लीप फॉर 1 or 2 hours. अभी आफ्टर द एज ऑफ 18 years नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नीड्स स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 9 hours. ये नॉर्मल स्लीप साइकिल है सबका, जो होना ही चाहिए और सबको उतनी नींद मिलनी चाहिए तब तुम्हारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म या बॉडी का हर एक फंक्शन अच्छे से काम करेगा.
तो इंसान को अगर उतना नींद नहीं आ रहा है या फिर सिर्फ सोने गए रात को तो 1 आध 2 घंटा सोएंगे, बाकी पूरी रात जगे रहेंगे, वो भी एक टाइप है इंसोम्निया का। और एक टाइप ऐसा रहता है कि रात में थोड़ा बहुत सोए और सुबह 3 बजे ही उठ गए, करेक्ट। अर्ली मॉर्निंग राइजर्स, अर्ली राइजर्स जो हम बोलते हैं, 4 बजे उठ गए, रात को 12 बजे सोने के बाद भी हार्डली 1-2 घंटे की नींद के बाद दे आर वेकिंग अप। दिन भर नैप नहीं है, अगर 1 आध 5 मिनट का नैप ले लिया तो दे आर फाइन विद इट। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ इंसोम्निया। और इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि बॉडी को रेगुलेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। व्हेन यू स्लीप फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एक 7-9 घंटे की अपनी नींद ली, तो उस टाइम में बॉडी इज एट रेस्ट, माइंड इज एट रेस्ट। माइंड का जो एंजाइटी होता है या माइंड में जो भी कैलकुलेशंस और ये सब चालू रहते हैं दिन भर के वर्क में, इट इज़ ऑल्सो एट द रेस्ट। सो उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी को टाइम मिलता है आगे का फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए। सो दैट इज़ अ साइंस in our body which happens and which have to happen। करेक्ट। अगर उसको उतना हमने टाइम नहीं दिया तो then is our fault। तो फिर बाकी के डिसीजेस सारे होने के चांसेस रहते हैं। राइट। अभी इंसोम्निया भी क्यों होता है? सो इट इज़ ड्यू टू एक तो लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स योर बॉडी, करेक्ट। ठीक है, लैक ऑफ टाइम स्लीप स्केड्यूल्स, जैसे जॉब्स रहते हैं बहुत लोगों के कि आज नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट शेड्यूल्स रहते हैं। सो उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। योर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो 10 बजे के बाद इट हैव टू गो शट डाउन। करेक्ट। सो अगर वो नहीं हो रहा है, बॉडी का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएगा। करेक्ट। उसकी वजह से इंसोम्निया बॉडी में ज़्यादातर होता है। और ये मोस्टली हमने देखा है, हमारे जो पेशेंट्स हैं ये मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो अपने बड़े बड़े सिटीज़ है उसमें ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि रात को भी काम करना रहता है। करेक्ट। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो पेशेंट है, हमारे पास पेशेंट है, दे आर वर्किंग इन दोज कंपनी एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन्स, इंसोम्निया, all these causes are so it's just not a proper medication but proper lifestyle is also needed for this। करेक्ट। करेक्ट। राइट। सो बट देन कैन वी से दैट जैसे अभी माइग्रेन से वी गॉट इनटू इंसोम्निया बिकॉज एज यू सेड दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड। Yes, सो डज इंसोम्निया अगेन गोज टुवर्ड्स डिप्रेशन? yes, yes। सी जयंती, जो भी डिसीजेस है, अगर प्रॉपरली वही टाइम पे ट्रीट या क्योर नहीं किए गए तो दे विल एंड अप इनटू अ कॉम्प्लेक्स डिसीज। सो अभी जैसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, तो डिप्रेशन इज़ अ वेरी वाइड टर्म, एक नॉमिनल, राइट। इवन अपने लाइफ के इसमें हम डेली रूटीन में अपने फ्रेंड्स सर्कल्स हो गए, फैमिली भी इजीली से किया, यार आज डिप्रेस हूँ मैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक आधी बैड न्यूज़ आ गई तो डिप्रेशन आ गया। सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल, वी से कि डिप्रेशन इतना सिंपल नहीं है। इट इज़ अ वेरी वाइडली यूज टर्म। इट इज़ लाइक कि दोज पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक डिसीजेस विच इज़ नॉट क्योर्ड, विच हैव गॉन टू देयर मेंटल लेवल एंड द डिप्रेशन हैव ऑकर्ड। तो डिप्रेशन में भी हम देखते हैं पेशेंट सालों साल से नेगेटिव ऑरा में रहता है, मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, नो इंटरेस्ट इन डूइंग, नो इंटरेस्ट इन लाइफ, दैट आई हैव टू वेक अप, सुबह उठना है, मुझे काम में जाना है, काम करना है, जो एनर्जी हम लेके आते हैं रोज, इज द मोटिव। नो मोटिव, नो लेजीनेस। फिर डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स भी बहुत सारे पेशेंट में ऐसे दिखते हैं। कई पेशेंट बहुत ज़्यादा सोते हैं, लाइक दे हैव स्लीप फॉर 18-20 आवर्स, ओह माय गॉड। और some patients are not even sleeping at all for 1 or 2 days। These are the very vast contrast। Yes, right। So ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में होती है, they have no mood। और उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि जो अपना डिसीजन मेकिंग पावर है, कंसंट्रेशन पावर है कि मुझे डिसाइड करना है, अ सिंपल चीज़, वी हैड अ पेशेंट हु वाज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट कलर ही लाइक्स। at that level depression hampers a patient। so even अभी नॉर्मल है, बच्चे को भी पूछा तो वो बताएगा मेरा फेवरेट कलर ये है, वो है। करेक्ट। and even if this is not able to decide, then
there is a certain need of treatment. Correct. And just not a palliative treatment but a proper cure which is not hampering your health also, जिसका साइड इफेक्ट वगैरह कुछ तुम्हारे बॉडी पे ना हो और अच्छे से नेचुरली बॉडी हील होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन पावर डिप्रेशन में कम हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर डिप्रेशन कम कम हो हो जाता जाता है, योर स्लीप साइकिल इज डिस्टर्ब, योर मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा खाते हैं एनजाइटी में या डिप्रेशन में, कुछ पसंद नहीं आया है, दे आर जस्ट ईटिंग. दिस इज अ Basically, they are coping- not into yeah. the senses. like they doesn't know ki how to react because they are all depressed because their senses are low at that time. So we have to treat all these things, and these things might lead into various diseases also, like more disease. yeah, treating more diseases like schizophrenia ho gaya, bipolar disorders ho gaye. These are the or more wide terms we use in mental disorder. So तो ये नहीं होना चाहिए. इसके लिए पेशेंट्स को उनके डिसीज़ के बारे में नॉलेज और राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट पता होना ज़्यादा ज़रूरी है. Correct. Yeah. I think Sapna ji, this is one of the most dangerous disease, depression, wherein आप आपके senses में ही नहीं हो, आपको पता नहीं आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है, आपको खाना है कितना. Suicidal as well. Exactly. So क्या लगता है, मतलब योगा के ज़रिए हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या उसको होम्योपैथी और योगा को एक साथ अगर ये करें तो क्या हम इसमें ओवरकम कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, बिकॉज योगा पोजेस में हम लोग जो फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैक बेंड करते हैं, ट्विस्ट्स करते हैं, तो ये पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन एंड देन ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है. तो इससे क्या होता है कि जो अपने बॉडी के नेचुरल फील गुड हॉर्मोन्स है, जो सेरोटोनिन है और फिर एंडोर्फिन्स है, वो रिलीज़ करता है. तो नेचुरली उसको उस पर्सन का मूड बूस्ट होता है एंड देन स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होता है. जो इंसोम्निया इन्होंने जो रेफर किया, तो वो सब इम्प्रूव होता है, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होता है. तो ये ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई अपने बॉडी में बढ़ने से वो एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज जो होता है, क्या इसके वजह से बहुत हेल्पफुल है. तो योगा में इवन अनुलोम विलोम प्राणायामा से, भस्त्रिका प्राणायामा गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी. तो आप भस्त्रिका जैसे कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो. इट्स जस्ट लाइक इनहेल, तो ये आपको करना है. तो दिस गिव्स इंस्टेंट एनर्जी एंड ऑक्सीजन सप्लाई कर को देता है. बढ़ाता है. तो ये है. एंड देन दिस बॉक्स ब्रीदिंग, अ स्क्वायर ब्रीदिंग व्हाट वी कॉल इट. सो ये भी अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको रिलीज करता है. तो एकदम अपने बॉडी काम हो जाता है, मतलब जो रेस्टलेस फील करता है वो नहीं होता है. तो बॉक्स ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल. जस्ट डीप एंड स्लो इनहेल, then hold for 4 counts, and then deep and slow exhale, फिर hold for 4 count. That's box or square breathing what we call it. So इससे भी अपना बॉडी एकदम काम और फिर मूड बूस्ट होता है मेनली. सो बेसिकली अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले डिप्रेशन के लिए, और उसी के साथ अगर हम योगासना करें और करेक्ट डाइट ले, तो हम इस पे ओवरकम कर सकते हैं. बट डॉक्टर साक्षी, मुझे फिर भी आपसे जानना है कि ऐसे अलग केसेस आपने देखे डिप्रेशन के, और किस तरह से आप हैंडल करती है फिर इन पेशेंट्स को? और डिप्रेशन के केसेस जब हमारे पास आते हैं, तब पहले तो इसलिए कि वी नीड अ प्रॉपर केस टेकिंग, कि शुरुआत कहाँ से हुई. करेक्ट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत एक नॉर्मल एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है, एक नॉर्मल एपिसोड्स ऑफ माइग्रेन की वजह से भी हो सकती है, या ऑलरेडी क्रॉनिक डिसीज़ का कुछ था पेशेंट्स के साथ, इसीलिए उसकी वजह से भी हो सकती है. नाउ देर आर वेरियस पेशेंट दोज आर डायबिटिक, और जिनके सर्जरीज वगैरह हो गए हैं, दोज हु आर वेरी नैराश्य हम बोलते हैं, उसकी वजह से दे लैंडेड इनटू अ डिप्रेशन. सो दीज पेशेंट जस्ट ओनली डोंट नीड अ ट्रीटमेंट, बट ऑल्सो दे नीड अ प्रॉपर natural cure, proper physical activities they need to do, and then they come out of these things. So this kind of patient जो मैंने आपको बताया कि कई patients हैं जिनको सर्जरीज या बहुत क्रॉनिक इलनेस पहले से था, लाइक 10-15 साल से दे आर जस्ट गोइंग टू हॉस्पिटल्स, मतलब क्लिनिक पे क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, बट कुछ इफेक्ट नहीं हो गया. तो ये मेंटल लेवल पे अफेक्ट करके दे गेट इनटू दिस डिप्रेशन थॉट्स. कई पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि बच्चे भी है,
those who are depressed, I like to tell you one of the case कि मेरे पास एक बच्चा भी है जो डिप्रेशन Oh my में God. था and he was just into 12 to 15 years of age. He was not going to school, no mood to do any physical activity just due to some of his episode. Like घर में कुछ हुआ, Correct. वायलेंस हुआ, हाँ. ये चीज़ों की जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ये सारी चीज़ें भी लीड करती है मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से. सो पेशेंट का प्रॉपर केस हिस्ट्री लेना, वो केस हिस्ट्री पे रिसर्च करना, मेडिसिन्स प्रॉपर देना, मेडिसिन्स का फॉलोअप अच्छे से करना का, ये सारी चीज़ें नमा होम्योपैथी करता है. Correct. So we have our treatment plan, immunogenic miasmatic 6th generation formula. ये इसी चीज़ पे बेस है कि हम पेशेंट को कैसे रूट कॉज से ठीक करें, उनका प्रॉपर केस टेकिंग लेके अगर कुछ जेनेटिक फैक्टर होगा, फैमिली हेरिडेटरी फैक्टर होगा, तो हमको वो भी उनमें से पेशेंट में से निकालना है और आगे जाके उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम वापस आए ना, ये डिसीज़ आए ना, इसलिए हम उनको वैसा ट्रीटमेंट देते हैं. करेक्ट करेक्ट. पर सपना जी, मतलब जैसे डिप्रेशन हमने बड़ों में तो सुना है और वो होता ही है एक पॉइंट पे. शायद आजकल केसेस भी बढ़ रहे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द लाइफ स्टाइल, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी ऑन द टॉप, और ये जो कंपटीशन वाली चीज़ है इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है. पर बच्चों में डिप्रेशन आना या बच्चों में इस तरह का मेंटल एक डिसऑर्डर आना, इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स उसके लिए योगा, आई डोंट नो व्हाट यू विल सजेस्ट, बट ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कोई स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से हम मे बी बच्चों में ये प्रिवेंट कर सकते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे बच्चे क्या देखते हैं वही फॉलो करते हैं. जो घर में अगर पेरेंट्स घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देखते रहे, तो उनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो बच्चे भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे. अगर बच्चों को हम लोग एनकरेज नहीं करेंगे कि बाहर जाके खेलो, कोई मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक स्पोर्ट में हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना ही चाहिए. वो बचपन से डेवलप हुआ तो ही वो बड़ा होके वो फॉलो करेगा. अगर घर पे ही वो माहौल नहीं है, घर पे ही लोग सब ऐसे मतलब बैठे हुए हैं, उनको कुछ करना नहीं है, सोते रहते हैं, तो ऐसे तो बच्चे भी वही फॉलो करेंगे. Correct. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को एक अच्छा एग्जाम्पल से लीड करना वेरी इंपॉर्टेंट है. तो मतलब बच्चों को लेके साइकिलिंग जाओ, स्विमिंग जाओ, तो देर आर मेनी एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विद किड्स. या 5 किलोमीटर का मैराथन रन करो. तो Right. ऑल दिस थिंग्स मतलब वो बच्चों के दिमाग में भी बहुत अच्छा असर आता है. एंड देन दे ऑल्सो कल्टिवेट सच गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन इन देयर लाइफ. आई लाइक टू ऐड वन थिंग है कि सोशल बहुत कम हो गए हैं लोग. दे आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू ईच अदर मोर. ऐसे मिलना जुलना बहुत कम हो गया है. ये जो जनरेशन है उन्होंने उनको एक आइसोलेटेड फॉर्म में जब कोई इंसान कर लेता है तो उसकी वजह से एनजाइटी आना, फिर डिप्रेसिव थॉट्स आना. और इफ़ यू आर नॉट गोइंग इनटू अ फ्रेंड सर्कल, फैमिली ग्रुप, यू आर नॉट मीटिंग द पीपल, तो थॉट्स का इंटरचेंज नहीं होता है. Correct. उस चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आइसोलेटेड फील, तो यू आर थिंकिंग अबाउट वन थिंग इन योर फॉर्मेट. तुम जो सोच रहे हो वही परसीव कर रहे हो. तो अगर तुम एक बुरी चीज़ सोच रहे हो तो तुम्हारी बॉडी पे भी वही अफेक्ट होगा, वैसे ही अफेक्ट होगा. सो नो सोशलाइजेशन, नो कॉन्टैक्ट विद अदर्स, ओनली तुम हो, फोन हो, यही अगर Correct. रहेगा, सो दिस इज़ नॉट गोइंग वर्क. तो ये सारी चीज़ें भी लीड करती है ऐसे डिसऑर्डर्स के लिए. हम लोग भुजंगासना कोबरा पोज करने वाले हैं. फॉर दैट यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर बेली एंड देन अपने पाम्स को दोनों चेस्ट के पास, एल्बो टचिंग योर बॉडी. एल्बो ऐसे बाहर नहीं, अंदर की तरफ होना चाहिए. लेग्स में थोड़ा शोल्डर विद डिस्टेंस रखो एंड इनहेल, प्रेस योर पाम एंड लिफ्ट योर अपर बॉडी एंड होल्ड योर फॉर 5 काउंट्स. 1 2 3 4 and 5. Slowly bend your elbows, go down and relax. ये हमको 10 times करना है. Inhale, chin up, push your palms, lift your upper body, feel the stretch in your tailbone. Hold 1 2 3 4 and 5. Slowly bend your elbows, go down and relax.
सो अभी नेक्स्ट आसना हम लोग अप डॉग एंड डाउन डॉग का फ्लो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है एंड अपने ब्लड फ्लो जो है पूरी बॉडी में अच्छे से होता है। तो ये डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसना है। सो ये हम लोग फर्स्ट करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज से। तो इसमें हमारे हाथ एज वाइड एज योर मैट, लेंथन योर स्पाइन डाउन, यहाँ पे एक्सेल करना है और इनहेल करते हुए अप डॉग करना है। तो आप ट्राई करो कि आपके थाइस भी ऊपर रहे। अगर आपको नहीं हो रहा है तो थाइस हल्का सा टच कर सकते हो। वापस डाउन डॉग एंड अप डॉग, डाउन डॉग एंड अप डॉग। तो ये फ्लो आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हो एवरी डे। दिस इज ग्रेट फॉर डिप्रेशन, ऑल्सो फॉर योर स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी हम लोग और एक रिलैक्सिंग पोज कर रहे हैं। ये सिर्फ सियाटिका के लिए नहीं, माइग्रेन, डिप्रेशन, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसमें आप ऐसे रिलैक्सिंग नॉर्मल भी आप ये रिलैक्सिंग पोज में एवरी डे 5 to 10 मिनट्स रिलैक्स कर सकते हो। इसका नाम है बालासना या चाइल्ड्स पोज बोलते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट आपको वज्रासना में बैठना है। तो वज्रासना में आप पहले स्टार्ट करो। इसमें हल्का सा अपने नीस में डिस्टेंस रखो एंड देन अपने पाम्स को जितना हो सके आगे की तरफ पुश करना है, आर्म्स को लेंथन करना है एंड टच योर फोरहेड ऑन द मैट। तो ये पोज में आपको रिलैक्स करना है नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए फॉर 5 मिनट्स। फर्स्ट वन जो हम लोग भस्त्रिका प्राणायामा करेंगे, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो इंस्टेंट एनर्जी प्लस अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो विल डू इट फॉर 20 काउंट्स। इसमें क्या करना है, डीप एंड स्लो इनहेल करके आपके हैंड्स अप करना है एंड देन फोर्सफुल एक्सेल, हैंड्स कम डाउन मेकिंग फिस्ट। सो ये हमें 20 टाइम्स करना है। सो लेट्स स्टार्ट। डीप एंड स्लो इनहेल, हैंड्स अप, सो ये इससे हमारे जो एयरवेज में छोटा मोटा ब्लॉकेजेस है वो भी क्लियर हो जाता है। सो अपने हम लोग इजीली ब्रीथ कर पाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द प्राणायामास के लिए हमें प्रिपेयर करता है। तो ये एकदम हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके अपने पूरे बॉडी को काम करता है। तो अगर आपको इंसोम्निया है या फिर डिप्रेशन, माइग्रेन इश्यूज़ है, तो आप इवन आपके लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अस्थमा पेशेंट्स भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या करना है, इनहेल करो डीप एंड स्लो फ्रॉम योर नोज। अभी होल्ड फॉर 4 काउंट्स, 1 2 3 4। Exhale deep and slow. Again hold for 4 counts. 1 2 3 4। वापस inhale, 1 2 3 4। Exhale, 1 2 3 4। तो ये हमें 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम लोग 4 का 8 काउंट्स होल्ड करेंगे। जैसे डीप इनहेल होल्ड फॉर 8 काउंट्स एंड देन डीप एक्सेल होल्ड फॉर 8 काउंट्स। फिर आप 12 काउंट्स करो, फिर 16 20। तो ये आप जैसे काउंट्स बढ़ाते जाओगे आपकी लंग कैपेसिटी उतना इम्प्रूव होता जाएगा। सो नेक्स्ट वन हम लोग भ्रामरी प्राणायामा करेंगे। सो इसमें हम लोग पूरा अपने नर्वस सिस्टम को क्लेंस कर रहे हैं। अपने मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भ्रामरी प्राणायामा किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग अपने आँखें और ईयर्स को क्लोज करेंगे सो दैट नो लाइट एंड साउंड पास थ्रू। इनहेल करना है नॉर्मली अपने नोज से एंड एक्सेल करते वक्त हमिंग साउंड करना है अपने माउथ से। तो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, तो ये आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है।
सो नेक्स्ट वन हम लोग और अनुलोम विलोम और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस अनुलोम विलोम अपने जो बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ है सबको क्लेंस करता है। तो ये आइडियल नंबर है, 108 आपको करना चाहिए, बट आप 5 मिनट्स के लिए एवरी डे कर सकते हो। एंड देन ये अनुलोम विलोम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप भले ही प्रेग्नेंट हो, आपका पीरियड्स चल रहा है, कोई भी एज ग्रुप वाले ये आराम से कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के लिए ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रल विथ योर राइट थंब, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल। अभी दोनों नॉस्ट्रल को ब्लॉक करके 4 काउंट्स होल्ड करेंगे, 1 2 3 4। एक्सेल फ्रॉम राइट, inhale from right, block both the nostril, hold for 4 counts, 1 2 3 4। exhale from left, inhale from left, block, hold, 1 2 3 4। exhale from right, inhale from right, block, hold, 1 2 3 4। exhale from left। तो ये हमें डेली 5 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट। तो अभी हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे जो अपने थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, माइग्रेन डिप्रेशन में भी ये बहुत यूज़फुल है। तो ये हमको 5 टाइम्स करना है, तो अभी मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगी। बैक स्ट्रेट, सिट टॉल विथ योर बैक स्ट्रेट, हाथ ध्यान मुद्रा में, जॉइन द टिप ऑफ योर इंडेक्स एंड योर थंब फिंगर। नाउ डीप इनहेल फ्रॉम योर नोज, रिलैक्स। तो ये आपको एटलीस्ट 5 to 11 काउंट्स एवरी डे करना है बिफोर स्लीपिंग। तो इससे आपका नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, एंड देन आपके थायराइड, आपके डिप्रेशन और माइग्रेन प्रॉब्लम्स में भी ये हेल्प करता है। सो चिल्ड्रन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे थे, इसी के साथ मुझे और एक सवाल आपसे करना है, वो है कि ऑटिज़्म के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं राज्यों में। तो क्या रीज़न्स है कि ऑटिज़्म के केसेस बढ़ रहे हैं? अगेन इट्स लाइफस्टाइल चेंजेस दैट मैटर्स, और किस तरह से होम्योपैथी इसको ट्रीट कर सकता है? यस, ऑटिज़म इज़ अ ऑटिस्टिक डिसीज, मतलब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम बोलते हैं। उसके साथ साथ एडीएचडी भी आता है, कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ऑटिज़म ये देखा जाता है बच्चों में, एक तो जेनेटिक इसकी वजह से भी होता है, या बच्चा जब बॉर्न होता है एट दैट टाइम ही इज़ वेरी नॉर्मल, और 1 आध 2 साल के बाद ही इज़ टर्निंग इनटू ऑटिस्टिक। दैट इज़ ऑल्सो देयर आर 2 टाइप्स। सो उस चीज़ों में हम क्या देखते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसका कॉग्निटिव बिहेवियर स्किल्स नहीं रहेगा। हम बात कर रहे हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा सकता है, या फिर उनको कुछ बोला काम करने के लिए, ही इज़ नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सेंस से, मतलब हम क्या बोल रहे हैं वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, या उनको एक काम बोला तो वो नहीं कर पा रहे, आई कांटेक्ट नहीं रहता है, कंटिन्यूअस एक ही एक्टिविटी बार बार किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में आती है, क्योंकि ये होता क्यों है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं। आजकल का मॉम एंड डैड का, दोज हु आर लाइक मैरिड, दीज पीपल आर ऑल्सो इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस। वो लोग भी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली दे आर अफेक्टेड टू सम ऑफ द अदर डिसीजेस, और वो म्यूटेशन होने के बाद बच्चे में आता है, एंड द बच्चा इज़ डेवलप एज अ ऑटिस्टिक किड। सो ये सारी चीज़ें ऑटिज़म में भी देखी जाती है। वापस उसके साथ ऑटिज़म के साथ एडीएचडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एडीएचडी इज़ लाइक हाइपर एक्टिव रहता है, अटेंशन
रहता ही नहीं है बच्चों को, एक जगह पे बच्चा 5 सेकंड से ज़्यादा बैठ नहीं सकता है। सो दैट काइंड ऑफ अटेंशन द किड इज़ नॉट एबल टू गिव। और बार-बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी में हम बहुत ईज़िली, फैमिली वाले बोलते थे हमारा बेटा बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। करेक्ट। सो इज़ ही एक्चुअली एक्टिव और ही इज़ अ हाइपर एक्टिव किड? एक्टिव, राइट। दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट फॉर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स उनके जॉब में रहते हैं, उनका ये रहता है कि बच्चे का जो माइलस्टोन वाला एज है उस टाइम पे आपने बच्चे को उतना ध्यान देना चाहिए ताकि तुमको समझे कि अटेंड एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है। सो इट विल लीड टू सम ऑफ द अदर डिसीज इन फ्यूचर। राइट। सो ADHD भी हो गया या ऑटिस्टिक हो गया, ये सारी डिसीजेस इन होम्योपैथी इज एबल टू क्योर करेक्ट। without any side effect or without any harmful chemicals or steroids, I'll say, any painkillers. We are able to manage this kids, and in future they are grown up. We have cases which we have seen, वो हमारे पास बचपन से थे. Now they are going to school regularly, they are getting good marks in exams, they are passing out the school, and they're then getting a normal life, like graduation they are doing some of the other job, right? Like what we, our motive as a Nama homeopathy doctor, our motive is only that if the patient is coming to us with a disease, he should be get cured. Correct. After that the patient should not suffer from anything, and there should not be any obstacles in his life due to a disease. करेक्ट। So we want them to be live a cure free life, like करेक्ट। disease free life. Yes. राइट। डॉक्टर साक्षी, एक और सवाल था मेरा कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ ड्रग्स जो है वो बैन किए हुए हैं, तो क्या ये मतलब ये अवेयरनेस किस तरह से आएगी? एक तो नंबर वन, पेरेंट्स में भी काफ़ी बार ये अवेयरनेस नहीं होते, तो कैसे हम, अगर बच्चे को कुछ सर दर्द हो रहा है या बुखार आ गया या कुछ आ गया, तो हम तुरंत एक मेडिसिन दे देते हैं कि भाई खा लो, यू विल बी ऑल राइट, बट देन इसको कैसे हैंडल किया जाएगा फिर? यस, हम तो एक ही सजेस्ट करते हैं एवरीवन दैट whenever a child is born, always go for the homeopathy first. Never ever try to go for any alternative medicines. For acute condition भी रहा कि आजकल में फीवर आ गया, वोमिटिंग, नौशिया हो रहा है, go for a natural method of treatment. टेक मेडिसिन्स, होम्योपैथी मेडिसिन्स, क्योंकि अभी पेरेंट्स का भी लाइफस्टाइल ऐसा है, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू स्टे विद देयर किड, और they also want a quick results. That's why they are going into this, and government have already banned 52 medicines, and they are all और भी हो सकता है उसमें बैन. सो जो हम नॉर्मली एक आधा मेडिसिन फीवर के लिए दे देते थे, जो घर में भी अवेलेबल रहता था कि एनी टाइम, सो वो चीज़ों में जाने से बेटर है गो फॉर अ नेचुरल मेडिसिन ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट. व्हाट वी डू इन नमा होम्योपैथी कि हमारे पास एक आधा फैमिली है, उसमें बच्चा है, तो बच्चा हमारा होम्योपैथी जब भी लेता है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है, उसका मेंटल फिजिकल वेलबींग रहता है. वी आर नॉट जस्ट ट्रीटिंग अ डिसीज, वी आर giving him a medicines to live a good life for a further also. Right. We are thinking in a futuristic way, not just for a time being what other medicines do कि अभी ले लिया, फीवर गया, कल का तो देख लेंगे कल, वैसा नहीं है. We are thinking for forward life. So जो the medicines we are giving, the medicines we have, that is immunogenic miasmatic 6th generation treatment. So it is always based on the immunity of the children, of the kid. Immunity अच्छे से बड़ा बच्चे का, immune power अच्छे से बड़ा, the what we call as रोग प्रतिकार शक्ति, he will able to fight with the disease. Right. So we don't let medicine fight with the disease, we let the person's body fight with the disease, which is very helpful for the body. Right. Right. Yeah. That's a very good thought. जो हम लोगों को आदत हो गई है कि बस अभी सर दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, मुझे गोली दे दो, मुझे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, बट वी डोंट थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू गेट. जैसे आपने कहा कि मतलब ये सारी इंटरलिंक्ड है, जैसे माइग्रेन से इंसोम्निया हो सकता है, इंसोम्निया से यू कैन गो टू डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी बच्चे भी इसके शिकार हो सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड वी नीड टू एड्रेस दिस, और डेफिनेटली नमा होम्योपैथी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब.
थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साक्षी एंड थैंक यू सपना जी। थैंक यू। ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನಿ